हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमसी ब्रॉड माइंड क्लासेस। चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और साथ में ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम कर रहे थे अकाउंटिंग की पहले 5 क्लासेस हो चुकी हैं। जिसने नहीं देखी एक बार जा करके प्लीज़ वो देख लें। लास्ट क्लास के अंदर हमने किया था हमारी कंप्लीट अकाउंटिंग प्रोसेस को, जिसमें हमने जर्नल एंट्री से लेकर के लेजर को भी और साथ में ही फाइनल अकाउंट्स किस तरह से बनते हैं, उनका फॉर्मेटिंग क्या रहती है, वो भी हमने कर ली थी। और उस क्लास में ही मैंने आपको बता दिया था कि हम फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट की भी एक छोटी सी क्लास करेंगे। थोड़ी सी लेट क्लास आई है, आप जो है अच्छे से लाइक करते रहा करें ताकि मैं टाइम पर क्लास लेती रहूं और जो है हमारी कंटिन्यूसली स्टडी चलती रहे। मुझे भी एक जो है ये लगा रहे कि आप सब लोग जो है वीडियो देख रहे हैं तो मैं टाइम पर लेकर के आती रहूं। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट की। जब हमारे फाइनल अकाउंट्स तैयार हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि कुछ न कुछ एडजस्टमेंट रह जाती हैं, तो उसके लिए हम क्योंकि ये फाइनल अकाउंट्स हैं, हमें हर जगह पर पब्लिश करने होते हैं, तो उनके अंदर हम काट करके या फिर इस तरह से जैसे कि नोटबुक के अंदर कर देते हैं इस तरह से कट करके हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें एडजस्टमेंट की अलग से एंट्रीज करनी पड़ती हैं एंड देन उनको फाइनल अकाउंट्स में फिर से ऐड करना पड़ता है। तो ये होती है हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज। इसके लिए अगर हमारे कुछ इसका एक तरह से फीचर्स अगर हम देखते हैं या इसका मीनिंग देखते हैं तो वो क्या है कि इसकी वजह से हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट दोनों चीज़ें क्या रहती हैं, अफेक्ट होती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस एंड कहीं ना कहीं पर बैलेंस शीट जो है इफेक्ट होंगे उनकी वजह से। और साथ में ही ये कैश अकाउंट को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती हैं इन मोस्टली ऑफ केसेस। और साथ में ही दे आर जनरली रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि हमारे फाइनल अकाउंट कब बनते हैं, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, लास्ट के अंदर बनते हैं। तो ऐसे ही एडजस्टमेंट हम कब करेंगे, जब हमारे पास फाइनल अकाउंट्स की तैयार हो चुकी होंगी, उसके बाद हमारे पास कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट आएंगी एंड देन हम उनको ऐड करते हैं। तो एट द एंड हम इनको ये ऐड करते हैं। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसेस चेंज, उसकी वजह से क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री हुई है तो बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जो रहेगा वो कहीं ना कहीं चेंज होगा और इसीलिए जो है हम इन एंट्रीज को एडजस्टमेंट को फिर से करते हैं। तो ये एंट्रीज जो एडजस्टमेंट वैसे अगर आप देखेंगे तो +1 की बुक में या आपकी बीकॉम की बुक के अंदर काफ़ी सारी होंगी, लेकिन इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो हम कर रहे हैं। और साथ में ही जिन टर्म की ज़्यादातर यूज़ होगा हमारे आने वाली क्लासेस के अंदर या फिर हमें उनका मीनिंग पता होना चाहिए, तो उन टर्म्स के मीनिंग के लिए भी आज की हम क्लास ले रहे हैं। सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री का मेन पर्पज़ नहीं है, उसके साथ साथ इन टर्म को साथ के साथ समझते हुए चलना भी एक हमारा पर्पज़ है। तो फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जो जब हमारे एडजस्टमेंट, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बनने हो सकता है कि March 1 को तैयार हो चुके हों, तो 31 मार्च तक कौन सा स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है उस लास्ट एट द एंड तक, तो इसलिए हमें इसकी एंट्री अलग से लिखनी पड़ती है। क्योंकि हमारे फाइनल अकाउंट्स पहले बनने शुरू हो चुके थे, स्टॉक हम बिल्कुल एग्जैक्टली लास्ट डेट को चेक कर रहे हैं, तो इसलिए हमें ये बाद में ऐड करना पड़ता है। और इसको हमें दिखाना कहाँ होता है, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, तो इसके लिए ये हमारी एंट्री बन जाती है और इसको हम दिखाते हैं एसेट साइड के अंदर बैलेंस शीट में और क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमारा जब बनता है उसकी क्रेडिट साइड में हम क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री आती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, ये एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हमारे इस ईयर के खर्चे हैं लेकिन उनको हमने पे नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने रेंट पर ले रखा है अपनी बिल्डिंग को, लेकिन उस रेंट को हमने अभी तक पे नहीं किया है। मान सकते हैं कि हम 6 महीने का एक साथ पे करते हैं, लेकिन अकाउंट के अंदर हमारे मार्च के अंदर एंड हो जाते हैं, हमारे फाइनल अकाउंट मार्च के अंदर बनते हैं। तो ये क्या होगा कि जनवरी से लेकर के जून तक का हमें रेंट पे करना था, हम जून के अंदर पे करने वाले हैं, तो जनवरी से लेकर के मार्च तक का हमने खर्चा तो कर दिया, मतलब रेंट पे तो ले लिया लेकिन रेंट को पे नहीं किया है। तो ये एक्सपेंसेस हमारे कैसे हो जाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। या फिर सैलरी पेंडिंग है या फिर वेजेस पेंडिंग है, तो ये सारे के सारे हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये कहाँ पर जाते हैं, जो भी रिलेटेड एक्सपेंस है उसके अकाउंट में एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के साथ में वो ऐड हो जाते हैं। तो इसकी एंट्री कहाँ कहाँ की जाती हैं, तो जो भी ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो भी हमारा खर्चा होता है उसके अंदर हम इसको ऐड कर देते हैं।
ठीक है। जैसे कि सैलरी से रिलेटेड है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है 3 मंथ्स की, तो उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे सैलरी हेड के अंदर। और अगर रेंट से रिलेटेड है तो रेंट के अंदर हो जाएगा, एंड वट एवर द एक्सपेंसेस वहाँ पर ही वो ऐड होगा। एंड नेक्स्ट हमें वो दिखाया कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर वो लाइबिलिटी साइड उसको लिखा जाता है। लाइबिलिटी साइड क्यों लिखा जाता है, क्योंकि हमें उसको पे करना है इन द फ्यूचर, तो वो हमारे ऊपर क्या बन चुकी है, अब एक लाइबिलिटी बन चुकी है। नेक्स्ट आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जैसे नाम से है इसका प्रीपेड, मतलब पहले से ही पे कर दिए हैं। जैसे कि जून तक की इंश्योरेंस की प्रीमियम था वो हमने जनवरी में ही पे कर दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अप्रैल टू जून का हमने एडवांस में पे कर दिया है। तो ऐसे खर्चे जो हमने पहले से ही पे कर दिए हैं या एडवांस में हमने पे कर दिए हैं वो होते हैं। सेम उसके अपोजिट इसकी एंट्रीज होती हैं। इसमें क्या होता है कि लेस फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंसेस, जो भी रिलेटेड एक्सपेंस होगा, जैसे कि इंश्योरेंस का एग्जांपल लिया हमने, तो इंश्योरेंस में से इसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर माइनस कर देंगे और ये हमारी एसेट साइड में चला जाएगा। एसेट साइड में क्यों जाएगा, क्योंकि इन एक्सपेंसेस को अब हमें फ्यूचर में पे नहीं करना है, वो हमारा सिर्फ काम वहाँ पर चलता रहेगा लेकिन एक्सपेंसेस नहीं होंगे। तो ये क्या बन गई, हमारी एक तरह से बेनिफिट हो गया और ये हमारे एसेट साइड में चला जाएगा। अगर इनके जो भी हम देख रहे हैं, जैसे कि जितने भी टाइप के ये आ रहे हैं हमारी टर्म्स अलग अलग, अगर ये आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो इनको अपने नोट्स के अंदर इनका मीनिंग लिख लें, क्योंकि आगे जब हम करेंगे तो वहाँ पर जैसे कि कैश फ्लो कर रहे हैं या फंड फ्लो या रेशियो का चैप्टर कर रहे हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये टर्म्स यूज़ होती रहेंगी, वहाँ पर फिर से एक्सप्लेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए इनको अभी एक बार समझ लें। नोट्स बना रहे हैं, नोट्स के अंदर लिख लें, पहले से बने हुए हैं उनके अंदर लिख लें, आपको पता है तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे आता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम के अंदर हम क्या करते हैं, एक्रूड इनकम कौन सी होती है, ऐसी इनकम जिनके लिए हमने क्या कर लिया है, काम तो मतलब क्या हो गया, इसका अपोजिट हो जाता है। जैसे रिसीव्ड इन एडवांस का अपोजिट है। रिसीव्ड इन एडवांस मतलब क्या होता है कि हमने इनकम को रिसीव कर लिया है पहले ही, लेकिन यहाँ पर इसका अपोजिट क्या होगा कि हमने काम कर लिया है लेकिन हमारी इनकम अभी तक नहीं आई है। तो ये क्या होते हैं, हमारी एक्रूड इनकम कहलाती है, या फिर नॉट अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड ये कहलाती है कि हमने काम कर चुके हैं लेकिन रिसीव नहीं हुई है। तो ये कहाँ जाती है, जो हमारी रिलेटेड इनकम रहेगी, जैसे कि कमीशन था, कमीशन का हमने काम कर चुके हैं लेकिन वो कमीशन रिसीव नहीं हुआ है, तो उसको हम ऐड कर देते हैं जो भी रिलेटेड इनकम रहती है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। और हमारी एसेट साइड के अंदर इसको दिखा दिया जाता है, क्योंकि एसेट्स का मीनिंग क्या होता है कि जो हमें बेनिफिट देंगी या फिर जिसका हमें बेनिफिट आने वाले कुछ टाइम के अंदर हमें होगा, तो वो हमारी एक्रूड इनकम वहाँ पर चली जाती है। नेक्स्ट है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जो इसमें तो सिंपली है कि इनकम हमें जो पहले से ही एडवांस के अंदर रिसीव हो चुकी है, और इसको हम बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं, जिसको हमने अर्न नहीं किया है, या उपार्जित आय भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि ये अब क्या हुआ, हमें इनकम पहले रिसीव हो चुकी है लेकिन काम हमने नहीं किया है, तो काम जो है वो हमारा वो क्या बन गया, हमारे ऊपर लाइबिलिटी बन गई। अब हमें आगे आने वाले टाइम में वो काम करना पड़ेगा, जैसे कि कमीशन जो है रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, या सैलरी हमारी रिसीव्ड इन एडवांस हो चुकी है, तो वो क्या होगा कि वो हमें पहले से ही मिल चुकी है, वो काम अभी पेंडिंग है, तो काम हमारा क्या बन गया, वो लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट की। और साथ में ही क्योंकि हमें एक्स्ट्रा है, ये तो अगले साल की इनकम है, तो इसको हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की जो भी इनकम होगी रिलेटेड इनकम उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि उसको अगले साल की इनकम में ऐड किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है डेप्रिशिएशन। एंड डेप्रिशिएशन का मीनिंग वैसे तो आपको पता भी होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन होता है घिसावट। जैसे कि आपकी मशीनें हैं, मशीनें क्या होती रहती हैं, हर साल कहीं ना कहीं उनके अंदर कमी आती रहती है। जैसे कि नॉर्मली हम गाड़ी भी खरीदते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है, या फिर हमारी जो है उसके अंदर कमी होती रहती है जैसे जैसे उसको हम यूज़ करते रहते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन। तो ये जितनी भी हमारी एसेट्स रहती हैं लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ करके, उन सब के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, और यहाँ हम डेप्रिसिएशन की एंट्रीज करते हैं। और अगर प्रोविज़न भी बनाना है तो उसके लिए भी एंट्री रहती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। मतलब प्रोविज़न का मतलब होता है कि हमने एग्जैक्टली लगाया नहीं है, लेकिन उसके ऊपर एक प्रोविज़न या फिर एक आइडिया हमने बना करके छोड़ दिया है। इसको हम दिखाते कहाँ पर है,
प्रॉफिट एंड लॉस के जो है डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन के नाम से इसको लिख दिया जाता है। और साथ में ही जो भी असेट्स रहेगी, जैसे कि हमने मशीनरी के ऊपर लगाया है तो मशीनरी में से इसको क्या कर देते हैं, हम लेस कर देते हैं। या फिर हमारा फर्नीचर है तो फर्नीचर में से इसको डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 1 लाख की क्या थी, मशीनरी थी, उस 1 लाख में से 10,000 का हमने उसको यूज़ कर लिया है इस साल में, तो डेप्रिसिएशन हमने लगा दिया है। इसका एक मेन पर्पज़ ये भी रहता है कि जैसे कि अगर कोई मशीनरी 10 साल तक चलने वाली है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 साल तक उस मशीनरी को हम यूज़ कर पाएंगे, और 10 साल बाद जब नई मशीनरी खरीदनी पड़ेगी तब हमारे पास डेप्रिसिएशन एज अ फंड अवेलेबल रहेगा, क्योंकि ये कैश हम किसी को दे नहीं रहे हैं, हमारे पास एज अ रिजर्व रहेगी डेप्रिसिएशन के नाम से, और हम 10 साल के बाद इस डेप्रिसिएशन के फंड से एक नई मशीनरी खरीद पाएंगे। ये थी हमारी डेप्रिसिएशन की एंट्रीज। उसके बाद आती है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। ये क्या हो गए कि क्रेडिटर कौन होते हैं, हमारे लेनदार या फिर जो हमसे पैसे लेने के लिए आएंगे। हमसे पैसे लेने के लिए आएंगे तो इसमें हम क्या करते हैं, कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन क्या हो गई यहाँ पर कि हम ये सोच सकते हैं कि उनसे हमें डिस्काउंट मिलने वाला है या फिर वो डिस्काउंट हम लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ रिजर्व कर लेते हैं कि इतना डिस्काउंट हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए प्रॉफिट है कि वो लोग हमसे पैसे लेने आएंगे 1 लाख रुपीज़, उसमें से वो 10% हमें डिस्काउंट देंगे, तो वो 10,000 हमारे लिए क्या हो जाएंगे, एक तरह से बेनिफिट हो जाएगा, और इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं, या फिर इनकम जो साइड होती है प्रॉफिट एंड लॉस के वहाँ पर लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में, और जो क्रेडिटर होंगे उसमें से इसको डिडक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है बैड डेट्स। अब बैड डेट्स क्या होते हैं, बैड डेट्स होते हैं हमारे जो डेटर्स हैं या फिर हमारे जो देनदार हैं, जो हमें पैसे देने के लिए आएंगे, उनको भी हम क्या करते हैं, कई बार क्या होता है कि आपसे आपका दोस्त पैसे लेकर के गया, या आपका बिजनेस है तो आपसे कोई ना कोई सामान उधार पर लेकर के गया, तो उसमें से क्या रहता है कि चांसेस डूबने के रहते हैं कि पैसे उधार पर ले तो गए हैं लेकिन पता नहीं दे करके जाएंगे कि नहीं। तो यही चीज़ होती है बैड डेट्स कि अगर हमारे मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए के सामान हमारे दुकान से या हमारे बिजनेस से उधार पर गया है, तो इसका मतलब हम क्या मान सकते हैं कि 10-1 हज़ार रुपये तो मुश्किल से आ पाएंगे, या फिर हमें एक आइडिया मिल जाता है। तो वो होते हैं बैड डेट्स, जो बोल सकते हैं कि जो पैसे आने की उम्मीद नहीं है या फिर नहीं आएंगे, वो होते हैं बैड डेट्स। तो इनको हम सीधा ये देख लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इनको किस तरह से शो किया जाता है एंड बैलेंस शीट को किस तरह से शो किया जाता है। कई बार पेपर के अंदर क्वेश्चंस बन जाते हैं कि डेटर में से कौन सी चीज़ को पहले माइनस किया गया है, फिर बैड डेट्स की एंट्री करने के लिए भी एंट्री बोल सकते हैं, या फिर उसकी लास्ट में बैलेंस क्या बचा बैड डेट्स का वो भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए हम ये थोड़ा सा बैड डेट्स वाले को इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास बैड डेट गिवन है, ये जो बैड डेट होंगे ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर गिवन है 8200 के। उसके बाद क्या हुआ, आपके एडजस्टमेंट के अंदर ये तीनों चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। हो सकता है इनमें से कोई एक हो या दो हो या फिर तीनों एक साथ भी हों, तो लेकिन उनकी जो प्रोसीजर रहेगी लाइन वाइज वो ये तीनों की इसी तरीके से आपको करना है। मतलब कि एडजस्टमेंट के अंदर अगर ये गिवन है फर्दर बैड डेट्स तो वो हमें ऐड करने हैं। फर्दर बैड डेट्स क्या होंगे कि पहले 8200 का तो हमें कंफर्म है कि डूब गए हमारे। उसके बाद क्या हुआ, ऐड फर्दर बैड डेट्स, मतलब इन 4600 का भी कंफर्म हो गया कि ये भी डूब गए, मतलब ये भी पैसे अब नहीं आएंगे तो वो भी चले गए, इसलिए हम इनको पहले ऐड कर देते हैं। ये दोनों क्या है हमारे लिए कंफर्म है, ये पैसे नहीं आएंगे। उसके बाद हम बनाते हैं प्रोविज़न। प्रोविज़न क्या होता है, ये एक आइडिया है हमें, ये ऊपर वाले जो दोनों हैं ये कंफर्म हो चुके हैं कि ये पैसे नहीं आएंगे। जो प्रोविज़न है ये एक आइडिया है कि इतने पैसे, मतलब 5% जैसे हम बोल रहे हैं तो मतलब हमारे 5% का और चांसेस हैं वो भी डूब सकते हैं, ये सिर्फ एक प्रोविज़न है। तो ये क्या हो गया, इस प्रोविज़न को भी हम ऐड कर देंगे। 10,000 रुपीज़ हमारे यहाँ पर रहेंगे, तो 10,000 को मान लिया हमने ऐड कर दिया। उसके बाद क्या रहेगा कि अगर हमने कोई ओल्ड प्रोविज़न बना रखा था ये आपको P&L के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो ओल्ड प्रोविज़न हमने कोई पहले बना रखा था, मान लो कि पहले हमें आइडिया था कि 15,000 रुपये डूबेंगे, लेकिन बाद में हमें हुआ कि 15,000 नहीं 10,000 ही डूबेंगे, तो 15,000 को माइनस कर दो और इन 10,000 को ऐड कर दो, ठीक है।
उसके बाद क्या है कि बैलेंस शीट के अंदर एक और एंट्री होती है यहाँ पर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। जब ये सारी एंट्रीज कर लेते हैं तो ये बैड डेट्स के साथ नहीं दिखाई जाती है, उसको अलग से दिखाया जाता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सेम जगह पर ही डेबिट साइड के अंदर ही ये रहती है प्रोविजन की एंट्री। लेकिन यहाँ इसका इफेक्ट जो है मेन रहता है डेटर्स के ऊपर कि उसको प्रोविजन को निकाला कैसा जाए। तो पहले हम यही देखते हैं। मान लो कि हमारे ये डेटर्स गिवन है 2,46,100 के। उसके बाद हमने क्या किया, बैड डेट्स को, ये तो जैसे कि मैंने बताया कि ये तो कंफर्म हो चुके हैं, तो कंफर्म ही हो गए हैं तो उनको डायरेक्टली हम माइनस कर देते हैं। तो फर्दर बैड डेट्स को क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया यहाँ से। उसके बाद जो हमारा नया प्रोविज़न है, क्योंकि ओल्ड प्रोविज़न जो है वो बैलेंस शीट के अंदर गिवन, आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर गिवन है, तो इसको हमें यहाँ से माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्रीज को इस साइड लेकर के आना है। तो हम जो न्यू प्रोविज़न बनाया है, अब न्यू प्रोविज़न को इसमें से माइनस कर देंगे। क्या क्या माइनस हुआ, डेटर्स में से पहले फर्दर बैड डेट्स माइनस हुए, नेक्स्ट न्यू प्रोविज़न माइनस हुआ। अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमें 1,90,000 का बैलेंस बच गया। ठीक है, इन 1,90,000 का मतलब क्या है कि 1,90,000 हमें क्या है, आने के पूरे चांसेस हैं कि 1,90,000 हमें रिसीव होंगे। उसमें से हम क्या करते हैं कई बार कि आएंगे पैसे देने के लिए, तो हम उनको भी कुछ ना कुछ डिस्काउंट देंगे, या हमारी पॉलिसी ऐसी है कि जो टाइम पर पैसा देगा उनको हम डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, या फिर वो हो सकता है कि वो हमसे डिस्काउंट मांग लें, तो हम पहले से एक प्रोविज़न बना देते हैं, दैट इज़ प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। तो यहाँ पर हम जो भी रहेगा 5% है, 10% है, या जो भी है 2.5% है, वो हम एक प्रोविज़न दे रहे हैं, दैट इज 3,800। तो ये याद रखना है कि प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट सबसे एंड में देना है सारे बैड डेट्स का एक आइडिया लगाने के बाद, क्योंकि ये कौन से पैसे हैं जो देने वाले हैं लोग, उनके पैसे हैं, तो उन्हीं को ही हम डिस्काउंट देंगे ना, जो हमें पैसे देने के लिए आएंगे। तो इसीलिए सबसे एंड के अंदर माइनस करना है। और जितने भी जैसे कि 3,800 है, तो ये 3,800 यहाँ पर अलग से दिखाए जाएंगे, बैड डेट्स के साथ इनको कहीं पर भी दिखाया यहाँ पर नहीं जाएगा। ठीक है, ये हमारे थे कंप्लीट बैड डेट्स। इसके अंदर काफ़ी कंफ्यूजन होती है, अगर इनको समझ के करोगे तो जल्दी से याद हो जाएंगे, रट्टे मारोगे तो 2 दिन याद रहेंगे, फिर से भूल जाओगे। ठीक है, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इनको सीरीज वाइज याद कर लेते हैं, F से N से एंड P से FNP या कुछ इस तरह से करके, तो वो भूल जाओगे आप। लेकिन मेन पर्पस क्या है, हमें समझने की से है, क्योंकि आगे आप टीचर बनने वाले, तो आगे आपको समझाने भी पड़ेंगी ये चीज़ें। तो कॉन्सेप्ट को समझते हुए चले, ना कि रट्टे मारते हुए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, और साथ में शेयर भी कर दिया करो जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। थैंक यू सो मच।